ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया। और जो सिद्ध करना है फेस परमी का मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये D पॉइंट और E पॉइंट AD अपान DB बराबर AE अपान EC, AE अपान EC। अच्छा, ज्ञात में क्या लिखेंगे? जब भी कोई पढ़ने हम लोग सिद्ध करते हैं तो दिया है या ज्ञात लिखते हैं। क्या क्या ज्ञात है? तो ज्ञात में कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बस एक ही आइटम ज्ञात है। वो क्या है कि D पैरेलल है BC से, ये रेखा इसके पैरेलल है, बस यही हमको ज्ञात है। D पैरेलल BC, ये चीज़ हमको पहली चीज़ ज्ञात है कि त्रिभुज है, दूसरी चीज़ ज्ञात है कि D BC के पैरेलल है। इतनी बात हमको पता है। अब इसके आधार पर हमको ये चीज़ प्रूफ कर देना है। तो आइए प्रूफ के लिए हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। हल नहीं लिखते हैं, जब भी प्रमेय को प्रूफ किया जाता है तो हल नहीं लिखते हैं, सवालों में हल लिखते हैं। और जो स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं, जो प्रमेय होता है उसमें उपपत्ति लिखा जाता है, तो इसमें उपपत्ति ही लिखा जाएगा। ज्ञात है या दिया एक ही चीज होती है, ये दिया हुआ है। और जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो ये हमारा है। अब हम उपपत्ति की बात करेंगे। देखिए कैसे उपपत्ति पर हम लोग पहुँचते हैं। इसके लिए एक रचना करनी पड़ती है, तो उपपत्ति से पहले हमको रचना लिखना पड़ता है। तो रचना हेडिंग बना लेंगे और क्या रचना करनी है वो मैं लिख रहा हूँ। रचना के लिए एक यहाँ से इस भुजा पर लंब डाल देते हैं, यहाँ लंब डाल देते हैं। ई से AD पर लंब डाल देते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और लंब को ऐसे डैश डैश लिखेंगे क्योंकि ये रचना वाला आइटम है। पूरा कंटिन्यूस लाइन नहीं होनी चाहिए, कटी हुई लाइन। जब भी कोई चीज़ रचना किया जाता है तो डैश डैश करके उसको हम लोग मिलाते हैं, ऐसे डैश डैश। तो हमारे रचना में हो गया कि इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCDE और F नाम दे देता हूँ। हम लिखेंगे EF लंब AD लिखें चाहे AB लिखें, एक ही चीज़ है क्योंकि वही रेखा AB लिख देता हूँ। ये हमारा रचना हो गया। EF लंब हो गया AB पर, चाहे AD पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का अनुपात दिया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। तो आइए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। और एक तो हम लोग सिमिलरली मान लेंगे, एक और हमको यहाँ से भी लंब डालना पड़ेगा, तो फिर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। दो अवस्थाओं में एक यहाँ से लंब डालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ से लंब डालेंगे। 4 लंब इसमें डालना पड़ता है। थोड़ा किताब की भाषा को अगर ध्यान में दिया जाए, चूँकि किताब ही आपको पढ़ना है, तो मैं चाहूँगा कि आपको किताब से भी आप अपनी बात करते रहेंगे। देखिए इसमें 4 लंब, 2 लंब ऊपर डाला है और ये नीचे विकर्णों को ज्वाइन किया है। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाला गया है। ADE का क्षेत्रफल निकाला गया और एक DBE का क्षेत्रफल, DBE नीचे वाले का, ADE और DBE 2 क्षेत्रफल निकाला गया है। और उसी से हम एक कहानी बनाते हैं। फिर BCD का एक इधर वाले का निकालते हैं हम लोग, BCE का। चलिए इसमें देखिए रचना में और भी चीज़ है, मिलाना पड़ेगा, ये हमको तो अभी मिला दिया जाए। एक इसको मिला देंगे, बस 2 ही अभी हम मिला रहे हैं, बाद में सिमिलरली कर लेंगे। तथा एक काम और लिख लिया जाए, तथा EB को मिलाया, EB को मिलाया। मैं बहुत ज़्यादा रेखा नहीं खींच रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे। किताब में 4 रेखा खींच लिया, मैं 2 ही रेखा से काम चला रहा हूँ। आइए उत्पत्ति की बात करें।
तो सबसे पहले हम ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पहले एक बार सवाल को मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि पढ़ने में कहानी पता नहीं चलती है, लेकिन एक बार करने के बाद फिर कहानी आपको रिवाइज करके फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। पहले मैं चल रहा हूँ, क्या क्या करना है। पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये ऊपर वाला त्रिभुज ADE है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। फिर मैं आगे लिखता हूँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब आधार लंब को निकाल लिया जाए, क्या क्या आधार होगा, क्या लंब होगा। ये 1/2 आधार की बात करें तो हम इसी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला, पूरे त्रिभुज से नहीं, मतलब सिर्फ ऊपर वाला ADE, तो इसका आधार AD होगा। ये लंब डाला गया तो लिख देंगे AD गुणे EF। आपको बात समझ में आई होगी, एक समीकरण मान करके इसको हम छोड़ देंगे। अब हम नीचे वाला जो BD है, थोड़ा अगर कलर कर दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब त्रिभुज BD का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। BD का क्षेत्रफल, BD का क्षेत्रफल, फिर वही फार्मूला लिखेंगे। तो बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट पर आ रहा है। 1/2 होगा, आधार देखिए ये होगा BD, आधार BD होगा, चूँकि इसी से मतलब है। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये लंब EF इसके लिए भी होगा, क्योंकि ऐसे होता है त्रिभुज। मैं दो तरह से आपको त्रिभुज पहले समझा दूँ तब आपको समझ में आ गया। त्रिभुज ABC है तो लंब यहाँ सीधे डायरेक्ट आ गया। अगर इसी त्रिभुज को ऐसे बना दिया जाए ABC, तो आइए से आपको लंब डालें, यहाँ तो इसे लंब डाले, अंदर आ गया, त्रिभुज के अंदर लंब आ गया। यहाँ जब लंब डालते हैं फिर बाहर जाता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन यह त्रिभुज ABC का ही लंब है, आप अंदर लंब डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज का रीजन तो इधर है, क्षेत्र इधर है। लंब ऐसे डालेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो ये कोण छोटा हो जाएगा, 90 अंश नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का लंब बाहर भी जाता है और त्रिभुज का लंब अंदर भी आता है, जैसा सिचुएशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि यह लंब AD ABC के लिए नहीं है, यह AD लंब BC पर है, BC पर लंब है। यानी जो ये लंब है वो किस पर है, BC, क्योंकि इसको बढ़ा रहे हैं तो BC रेखा तो आगे बढ़ रही है, और ये भी लंब जो है वो BC पर ही है। ये है कि ये बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हमारा त्रिभुज है, चूँकि ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब बाहर जा रहा है। तो हमारा आधार तो BD हो गया, लंब EF हो गया। तो BD × EF मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। मात्र फार्मूला याद करना है 1/2 आधार गुणे लंब। अब आइए आप ध्यान दें, तो ADB और DB, इसको मैं इसका अनुपात निकाल रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक में भाग दे रहा हूँ 2 से। तो इससे क्यों भाग दे रहा हूँ का रीज़न बाद में बताऊँगा, पहले भाग दे रहा हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा अपने प्रमेय पर पहुँचने के लिए। वो आपको बात समझ में आ जाएगी क्यों ऐसा किया गया, बिना हमारे बताए आप आंसर जान लेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो AD का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल, बाएँ इसमें इसका भाग पड़ेगा, इसमें इसका भाग पड़ेगा। तो देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा AD ऊपर BD नीचे, AD ऊपर BD नीचे। तो देखिए हम अपने सवाल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो हमको प्रूफ करना, देखिए मिल गया AD/BD, BD और DB एक ही चीज़ है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल निकाले क्यों और क्यों डिवाइड किए। क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार एक बार इस वाले त्रिभुज में आधार हमको AD मिल जाएगा, इस वाले त्रिभुज में आधार हमको DB मिल जाएगा। भाग देंगे तो ये चीज़ हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो कम से कम मेंटेन हुआ। अब फिर हम राइट साइड के बारे में सोचेंगे कैसे आवे, लेकिन इतना तो कम से कम जाने। तो ये सवाल जब एक बार लगा लेते हैं तो हमको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा क्यों किए। तो आपको याद करना है कि ये ऊपर वाला त्रिभुज है, इसको मिला लेंगे, नीचे वाला त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेंटेन हो गया। अब हम इसको एक इक्वेशन मान के यहीं हम ब्रेक छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, यही कहानी अब पलट देंगे। क्या पलट देंगे, अब इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और इसको भी मिटा दे रहा हूँ, और एक कहानी अभी साइड पर ले जाएंगे। तो अभी हम लेफ्ट साइड पर काम किए, तो लेफ्ट वाली कहानी AD/DB बनी। अब आपको समझ में भी आ गया होगा अब क्या करना, अब यहाँ से आपको लंब डालना होगा। आप भी ऐसे करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, इसको मिलाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से लंब डालेंगे, इसका एक नाम रख देंगे H, बाकी ये तो ठीक है।
तो रचना में एक चीज़ और यहाँ पढ़ा लिया जाए, तथा DH लंब AC कामा करके लिख देंगे, या तथा एवं लिख सकते हैं, एवं DC को मिलाया। किताब में कई बार सब कुछ कर दिया, आपको भी ये कई बार करना है, लेकिन मैं बारी बारी बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कई बार इस तरह से ज़्यादा लाइन दिखती है, आप परेशान होते। चलिए अब हम इस त्रिभुज AD में फिर काम करेंगे। अब लिखेंगे पुनः गेन, इसी प्रकार शब्द यूज करेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब आपको दिमाग कम नहीं लगाना, दिमाग कितना लगाना था हम लोग ऊपर लगा दिए। इसी प्रकार त्रिभुज AD का क्षेत्रफल ऊपर वाला, और डायरेक्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हम फिर पुनः ये सब निकालेंगे नहीं, क्षेत्रफल हो तो कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि सब आइडिया हमको क्लियर है। देखिए डायरेक्ट जब हम निकालेंगे, नीचे जो BD मैं लिखा हूँ गलत लिख दिया, BD नहीं इसमें और होगा DCE में, नीचे हमको DCE लेना पड़ेगा, DCE, क्योंकि जब इसको मिलाए थे तो ये वाला लिए थे, ये वाला इस लाइन से सटा हुआ लेफ्ट वाला, अब इसको मिलाएंगे तो इस लाइन से सटा हुआ है राइट वाला लेंगे, तो ये DCE बनेगा, DCE। ये क्षेत्रफल अब मिलेगा क्या आपको, आप खुद बता सकते हैं क्या मिलेगा आपको। यही ऊपर मिलेगा, इसी नीचे मिलेगा, यही ऊपर मिलेगा और इसी नीचे मिलेगा, क्योंकि अब आधार ये होगा, लंब ये होगा, इसका आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो 1/2 कट जाएगा, लंब लंब कट जाएगा। जैसे इसमें 1/2 कटा, लंब लंब, इसमें EF लंब आया था तो EF कट गया। अब हमारा DH कट जाएगा, इसके लिए भी लंब DH होगा, इसके लिए भी लंब DH होगा, DH कट जाएगा, हाफ कट जाएगा। तो इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार यही बनेगा, इस त्रिभुज का आधार इसी बनेगा, तो यही बटा इसी। क्वेश्चन नंबर 2 या 4। अब आप 3 और, लेकिन अभी 4 न मानते हुए थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, एक लाइन और बढ़ाएंगे इसमें, या इसी को लिख देंगे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, और नीचे ध्यान दीजिए DC को मैं यही लिख दूंगा BD। अभी बताऊंगा क्यों BD लिखूंगा, क्योंकि DC BD दोनों इक्वल होंगे। वो आपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रमेय है, उसी प्रमेय से अब इसको 4 माना जाएगा। यानी हमने क्या किया कि जो DC था उसको BD बना दिया। क्यों बनाया, इसके पीछे कहानी ये है कि अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरह से बराबर होगा तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अभी हम देख रहे हैं ऊपर वाला तो ठीक था AD, लेकिन नीचे डिफर जा रहा था BD DC, तो हमने अब DC को BD बना लिया। अब देखिए पूरी तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिल गया, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है वही तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन इस स्टेप में नीचे वाला गड़बड़ था। लेकिन अब इसको हमने क्यों लिखा, इसका रीज़न हमको देना है, तो रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर 2 पैरेलल लाइन हो, 2 समांतर रेखा हो और इसके बीच 2 त्रिभुज बना, देखिए एक त्रिभुज ये बन गया, नाम दे दे रहा है A1 B1 C1। एक और त्रिभुज बन गया, इसका नाम A2 B1 C1, ये वाला A2 B1 C1। एक त्रिभुज ये था, 2 त्रिभुज बने, दोनों का जो आधार है वो सेम है। देखिए दोनों में यही आधार लिया गया, 2 त्रिभुज तो है लेकिन दोनों का जो आधार है नीचे वाला पोर्शन B1 C1 इस वाले में भी है, B1 C1 इस वाले में भी है, दोनों 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो एक नियम होता है, उसको आप लोग नोट कर लें। एक बार पुनः मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए। ये भी प्रमेय है क्लास 9th में, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, मैं दोबारा लिखवा देता हूँ, याद कर लीजिएगा। लिखिए 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित, 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 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित समान आधार वाले, समान आधार वाले, समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। आइए थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें। ऐसे एक फिगर भी बना लिया जाए। 2 समांतर रेखा खींचिए और एक त्रिभुज बना लीजिए A1 B1 C1 और दूसरा त्रिभुज A2 B1 C1, A2 B1 C1, 2 त्रिभुज बना।
एक को मैं ऐसे खड़े लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, एक को ऐसे क्षैतिज लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान दें तो दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और उसी के बीच में ये है, बंधे हुए हैं, न ऊपर कोई गया न नीचे कोई गया, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और दोनों का जो आधार है वो B1 C1, इस वाले त्रिभुज का भी आधार B1 C1, इस वाले त्रिभुज का भी आधार B1 C1। ऐसी दशा में इनका क्षेत्रफल इक्वल होता है, यानी क्या होगा तो लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 C1 का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज A2 B1 C1 का क्षेत्रफल। दोनों में B1 C1 आधार, इसमें भी है इसमें भी है, सिर्फ बदल गया, एक का A1 एक का A2, तो ये बराबर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, अगर इसको याद नहीं करें, ये बहुत सारे सवालों में यूज होता है पर में, बहुत जरूरी है इसको याद करना। तो ऐसे चित्र बना लेंगे, लिख देंगे त्रिभुज A1 B1 C1 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज A2 B1 C1 का क्षेत्रफल। अब इसी का मैं यूज करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे यूज होगा। तो इसी प्रमेय के आधार पर हम यहाँ बात को अपने कहने जा रहे हैं। जो DCE का क्षेत्रफल है वो BD के क्षेत्रफल के बराबर कैसे हुआ, तो इसको मैं नीचे आपको यही समझा रहा हूँ फिगर में, ध्यान दीजिए। ये हमारा ध्यान दीजिए, इस लाइन को मैं मिला लिया हूँ समझाने के लिए, इस लाइन को भी खींच लिया, इस लाइन को भी खींच लिया। अब हमारा BD ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, और DCE राइट साइड वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। एक त्रिभुज का नाम है BD, दूसरे त्रिभुज का नाम है BC। देखिए वही मैं DCE और BD की बात कर रहा हूँ। BD ये वाला है और DC ये वाला, DCE ये वाला। इन दोनों का एरिया बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये रेखा पैरेलल है, साथ में भी शुरू में ही बताएंगे कि ये रेखा इसके पैरेलल है, और दोनों का जो आधार है D वो दोनों में है। जो D आधार है वो उनका दिख रहा है, यहाँ हमारा थोड़ा सा आधार नीचे लिए थे, शीर्ष ऊपर था, इसमें आधार ऊपर है, शीर्ष कहाँ है, नीचे है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ऐसे दो पैरेलल लाइन ले लिया जाए और कोई दो पॉइंट लिया जाए, यहाँ से मिला दिया जाए, फिर यहाँ से मिला दिया जाए, तो दो त्रिभुज बना। ये आधार लिया गया, ये त्रिभुज इसी आधार को लिया गया, फिर ये वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच स्थित है, दोनों का आधार सेम है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुंह ऊपर है कि नीचे है। हमारा क्या स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल लाइन के बीच दो त्रिभुज होना चाहिए और दोनों का आधार सेम हो। देखिए D का आधार इसमें भी है BD में, और D आधार DC में भी है, तो हम कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल दोनों इक्वल होगा। इसलिए हमने DCE को BD लिख दिया। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ जब चार हमने इक्वेशन लिखा है तो यहीं लिख देंगे, यहीं पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हमको लिखना क्या है वही, चूँकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए करके लिख देंगे, रीजन दे देंगे, उसके बाद कहेंगे इसलिए त्रिभुज BD का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा, ये चौथे समीकरण के सामने है, या यहीं लिख ला स्टेटमेंट। लिखने के बाद तब इस चीज़ को लिखा इक्वेशन नंबर को, कभी कभी राइट लिख देते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं 3 और 4 पर। 3 और 4 की बात करें, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ रचना से। तो अब लिखेंगे आगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या लिखना है, लिखना है राइट इक्वल कर देंगे। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE
अपॉन ई सी प्रूव हो गया, प्रूफ। ये थेल्स प्रमेय हमारा प्रूव हो गया। तो समीकरण 3 और 4 से इसको हम प्रूव कर देंगे। तो थेल्स प्रमेय का विलोम, सबसे पहले तो विलोम स्टेटमेंट को देखा है क्या है। तो विलोम स्टेटमेंट को भी हमें याद नहीं करना पड़ता है, जो फॉरवर्ड स्टेटमेंट है सीधा वाला, उसी को थोड़ा सा उलट देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाल लेते हैं विलोम स्टेटमेंट बिना याद किए। अगर सीधा याद है तो उल्टा अपने आप याद हो जाता है। सिर्फ कंडीशन को उलटते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, सीधा कंडीशन क्या है, तो मैं फिर से आपको थेल्स प्रमेय एक बार और बता रहा हूँ। ये त्रिभुज ABC है, थेल्स प्रमेय कहता है कि ये D पैरेलल होना चाहिए BC की, यानी कंडीशन है थेल्स प्रमेय का कि D पैरेलल होना चाहिए BC को। और इसका रिजल्ट को ही हम लोग प्रूफ करते हैं, इसी को प्रूफ किया, रिजल्ट ही प्रूफ करते हैं। तो रिजल्ट क्या था कि AD बटा DB, AD और DB का अनुपात बराबर AE बटा EC का अनुपात। ये हमारा थेल्स प्रमेय का सीधा स्टेटमेंट है। अब आइए अब उल्टा स्टेटमेंट, यानी प्रमेय का विलोम इसको कहेंगे। प्रमेय 1 या इसी को कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसका विलोम क्या होगा, तो अब ये कंडीशन बन जाता है, ये रिजल्ट हो जाता है। यानी कंडीशन क्या बनेगा, तो कंडीशन ये बनेगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और रिजल्ट क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, ये D पैरेलल BC। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब स्टेटमेंट देखिए मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम लोग खुद जो है रिजल्ट से ही बना लेते हैं, याद नहीं करते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, तो थेल्स प्रमेय का विलोम हमारा यहाँ से बनेगा। हम कहेंगे यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करें, पहले इसकी बात करेंगे, तब इसको कहेंगे कि ये होता है। यानी इसकी बात कर लिया कि ये क्या कहता है, समान अनुपात, यानी इसका अनुपात बराबर, यानी समान अनुपात में डिवाइड हो रही है कोई रेखा। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखिए स्टेटमेंट में बना रहा हूँ, ये कोई रेखा है D। तो यदि D रेखा त्रिभुज की भुजा AB को और AC को समान अनुपात में काटती है, यानी इसका अनुपात जो आएगा वो इसका आएगा, तो यह रेखा इसके पैरेलल होगी। तो यह D BC के पैरेलल होगा। ये चीज़ हमको रिजल्ट देना। रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये इसके पैरेलल होगी। आप थेल्स प्रमेय का सीधा स्टेटमेंट क्या है, पहले पैरेलल मान लेते हैं तो ये रिजल्ट निकालते हैं। तो सीधा स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहले समांतर की चर्चा करते हैं फिर रिजल्ट की बात करते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि यदि कोई रेखा, समांतर की चर्चा पहले नहीं करेंगे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में काटा है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये इसका स्टेटमेंट है। चलिए स्टेटमेंट लिखिए, मैं बोल रहा हूँ थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए थोड़ा सा किताब की भाषा में भी हम लोग जान लें।
इसको परमे ट्रू कहेंगे और ये थेल्स परमे का विलोम है। तो क्या थेल्स परमे का विलोम है? यदि एक रेखा या यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या एक ही अनुपात को हम समान अनुपात भी कह सकते हैं, चाहे एक ही अनुपात का है चाहे समान अनुपात का है, एक ही अनुपात में विभाजित करे या समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। वही चीज़ है। तो यही देखिए थेल्स परमे का विलोम है। पहले बात किया अनुपात की, बाद में समांतर की चर्चा किया। सिद्धांत क्या होता है? पहले समांतर की चर्चा करते हैं, फिर बाद में अनुपात बराबर की चर्चा करते हैं। इसी कंडीशन को यहाँ रिजल्ट बना लेंगे और रिजल्ट को कंडीशन बना लेंगे, यानी ये दोनों ऐसे उलट जाता है तो उल्टा उल्टा का मतलब है वही है, उलट दिया जाए स्टेटमेंट। तो क्लियर हो गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करा तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए एनसीईआरटी में का क्वेश्चन भी है और बहुत पूछा भी जाता है। तो देखिए अब हमारा कंडीशन होगा ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC ऐसा हो तो D पैरेलल होगा BC के। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको किताब में सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको घर पर आप लोग करेंगे होमवर्क के रूप में। नहीं आएगा तो फिर आप डिस्कस करेंगे, मैं दोबारा इसको बता दूँगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले परमे नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए परमे नंबर एक्चुअली 3 नहीं है, ये उपप्रमेय 1 उपप्रमेय है। थोड़ा सा हम लोग कंडीशन बना लेते हैं। जो थेल्स का प्रमेय है इसी में कई कंडीशन बनाया जाता है, उसी कंडीशन को उपप्रमेय के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए मैं एक एक करके आपको क्लियर कर रहा हूँ। उपप्रमेय 1 प्रमेय को सूत्र कहा जाता है। एक मान के चलिए कि डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपको समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो उपप्रमेय 1 है उपप्रमेय 1। उपप्रमेय 1 कह रहा है कि यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करा तथा BC के समांतर हो तो ये चीज़ यानी वही चीज़ सेम आइटम थेल्स प्रमेय की ही बात कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं। देखिए थेल्स प्रमेय को ये त्रिभुज हो गया, कोई रेखा लेंगे जो BC के समांतर लेंगे। हमने एक रेखा ले लिया D BC के समांतर ले लिया, वही चीज़ कह भी रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेदित कर रही है कोई रेखा, यानी D रेखा। यहाँ ये कोई रेखा यदि एक रेखा का मतलब यहाँ D रेखा तथा ये BC के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। यही तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है कि यदि कोई समांतर रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को अगर प्रतिच्छेद करा तो ये अनुपात सेम होते हैं। तो यहाँ देखिए खंड लिया जाता है, या ये खंड मान लिया जाए, ये दूसरा मान लिया जाए तो 1/2 होता है। देखिए तो जब इसमें जोड़ लिया गया DB बटा AD में हमने 1 जोड़ लिया, तिरछा गुणा किया तो मिला DB प्लस AD बटा AD या EC प्लस AE बटा AE। अब इन दोनों को मिला करके AB लिखने में कोई बुराई नहीं। इसी तरह EC को, EC माने नीचे वाला, AE माने ऊपर वाला, EC AE या नीचे ऊपर वाले मिला को हम AC लिखेंगे। तो ऊपर AC नीचे AE। अब देखा जाए क्या हमको प्रूफ करना है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो सब ठीक ठाक तो है लेकिन उल्टा है, तो फिर इसको लिख दिया जाए विलोमानुपात से। एक बीजगणित का नियम है विलोमानुपात। जब भी किसी चीज़ को दोनों पक्षों को उलटना हो तो लिख दीजिए विलोमानुपात से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्टेंडो रूल। इनवर्टेंडो आप लोग नाम शायद न सुने हो, इनवर्टेंडो। तो बाई इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो क्या करता है? दोनों पक्षों को उलट देता है। अगर AB बटा AD है तो हम AD बटा AB लिखेंगे, यहाँ AC बटा AE है तो AE बटा AC लिखेंगे। ये चीज़ हमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया हमारा सवाल। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फिर समझिए। हमने किताब में दिया है कि AD जो है ये BC के समांतर है, वो रेखा BC के समांतर है। तो हमने लिख दिया कि ये D जो है BC के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। जब भी कोई रेखा किसी एक भुजा के पैरेलल होती है तो थेल्स प्रमेय लगता है। क्या थेल्स प्रमेय है?
ऊपर वाला खंड बटे नीचे वाला खंड, यहाँ ऊपर वाला खंड बटे नीचे वाला खंड। अब हमने क्या किया, चूंकि ये भी लाना था तो अगर यहाँ हम एक जोड़ देते, जैसे हमने एक लाइन बढ़ा के क्यों एक जोड़े, मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ एक जोड़ देता तो जब तिरछी तिरछा गुणा करते तो ए डी और डी बी ऊपर मिलता, ठीक था ऊपर, लेकिन नीचे डी बी मिल जाता। जबकि हमको डी बी नहीं लाना था, हमको ए डी लाना था। देखिए जो रिजल्ट है उसमें ए डी है, डी बी है ये नहीं, तो ये डी बी मिलता, इसलिए हमने इसको उलट दिया। जब उलट दिया तो ए डी नीचे आ गया, अब नीचे ए डी आया। आप भी समझ गए होंगे इस बात को। तो हम अपनी सुविधानुसार हम तुरंत भी एक जोड़ सकते हैं, हमको लगा नहीं मिलेगा, नहीं गड़बड़ मिलेगा तो उलट के एक जोड़ सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, सवाल की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो हमने इसको उलट लिया, उलटने के बाद एक जोड़ लिया, फिर से तिरछा गुणा किया तो ये भी बन गया, ए डी रहेगा, ये डी हमको लाना नहीं था, या ए सी बन गया, ये रहेगा, ये लाना था। फिर जब ये आया तो देखें क्या कमी है, तो कमी ये आ रही है कि थोड़ा सा उल्टा है, तो फिर विलोमानुपात से उलटिए। तो अपनी सुविधा अनुसार इसको उलटते रहते हैं। ये पर में नंबर, ऊपर में नंबर 1। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। तो ये ऊपर में 1 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 7.2 में चलते हैं, और 7.2 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 7.2 प्रश्नावली में हम लोग समरूपता के नियमों को अच्छे से लगाएंगे। और समरूपता का नियम मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं झलक दे दूं। एक्चुअली त्रिभुजों की समरूपता की बात हम लोग करते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको सब कुछ कहानी बता दिया था। ज़्यादा जो भी बताना था लगभग सब कुछ बता दिए थे। एक बार पुनः मैं कम समय में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो उसका कंडीशन है, एक्चुअली 2 कंडीशन होता है समरूप होने का। इसका तीनों कोण बराबर हो, यानी इसका कोण A1 की बात करें सिंगल लाइन से, इसको सिंगल लाइन से, तो A1 A2 के बराबर हो गया। अब ये डबल लाइन वाला, इसमें डबल लाइन वाला यानी B1 B2 के बराबर हो गया। और ये ट्रिपल लाइन C1 C2 के बराबर हो गया। तो अगर ऐसी कहानी बन जाती है तो कहेंगे कि त्रिभुज A1 B1 C1, ये देखिए समरूपता का ये साइन है, टेढ़ा सा सांप। त्रिभुज A2 B2 C2, इसको कहते हैं इस नियम को एंगल सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? एंगल सिमिलरिटी। तो ये आप याद रखेंगे। क्या होता है? एंगल सब बराबर। एक्चुअली 2 ही कोण की बात करते हैं, लेकिन हम तीनों लिख दिए हैं। 2 कोण बराबर हो जाए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। किसी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा हमको कहने की जरूरत नहीं है। वो 180 में से घटा देते हैं दोनों को जोड़ के, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। तो सिर्फ 2 की बात करते हैं, लेकिन किताबों में तीनों को चर्चा किया तो मैं तीनों की चर्चा कर देता हूँ। लेकिन नियम में आप एंगल सिमिलरिटी कर देंगे। अगर तीनों लिख देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है। एंगल सिमिलरिटी। चलिए, तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हमारा एक ही सूत्र है, ओनली वन फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला है? आपको ऐसे बटा बनाना है, बराबर बनाना है, बराबर बटा, 3 लाइन बनाएंगे और एक त्रिभुज की भुजा ऊपर लेंगे। ऊपर जैसे हम पहले वाले का ऊपर ले रहे हैं, A1 B1 ऊपर, फिर यहाँ A1 C1 ऊपर, फिर B1 C1 ऊपर। देखिए इसकी भुजा को हमने ऊपर 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 लिख दिया, और जो दूसरा वाला है इसकी भुजा को नीचे नीचे नीचे। तो A2 B2 नीचे, यहाँ A2 C2 नीचे और B2 C2 नीचे। तो एक भुजा ऊपर ऊपर ऊपर, दूसरे की भुजा नीचे नीचे नीचे। समझ में आ गया होगा? कौन सी भुजा लेते हैं? संगत भुजा लेते हैं। इसको कहते हैं संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा का अनुपात, ये सूत्र हम तभी लिख पाएंगे जब समरूप रहेगा तभी। देखिए मैं पहले ऊपर लिख दिया हूँ, त्रिभुज A1 B1 C1 समरूप है, त्रिभुज A2 B2। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये नहीं लिख सकते। ये कंडीशन है, रिजल्ट है। हमेशा जब भी पर में होता है तो पहले कंडीशन खोजते हैं।
कंडीशन मिला तो रिजल्ट आएगा, नहीं कंडीशन तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये समरूपता का फर्स्ट रूल है, और जब समरूप हो जाएगा तो ये सूत्र है। सूत्र तो एक ही है। एक और भी समरूपता का रूल है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक कंडीशन होता है कि ये कोण होगा बराबर, सिंगल कोण, जैसे A1 बराबर A2, सिर्फ एक ही कोण लेते हैं। और इस कोण को कौन कौन सी भुजा बना रही है? A1 B1 बना रही है, A1 C1 बना रही है। इसमें इस कोण A2 को कौन बना रही है? A2 B2 बना रही है, A2 C2 बना रही है। तो इसका अनुपात यानी A1 B1 बटा A2 B2 बराबर A1 C1 बटा A2 C2। तो इसमें दो कंडीशन लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर किसी ट्रायंगल में फॉलो होता है तब भी वो त्रिभुज समरूप होगा, तब भी समरूप कह देते हैं। यानी समरूप करने का दो तरीका तो कह देंगे। इसलिए त्रिभुज A1 B1 C1 समरूप होगा त्रिभुज A2 B2 C2 को। इसका नाम दूसरा है, नाम क्या है? जिसको कहते हैं एंगल साइड, एंगल साइड, यस लिखा रहता है किताबों में। इसको पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। एक्चुअली देखिए, ये साइड है, फिर एंगल आया, फिर साइड आया, साइड फिर एंगल फिर साइड। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये आपको ध्यान देना है कि सिमिलरिटी करने का हमारे पास दो तरीका। पहला तरीका क्या है? तीनों कोण बराबर। दूसरा तरीका क्या है? एक कोण बराबर और उस कोण के जो कोण, इस कोण को जो भुजाएं बना रही हैं उनके अनुपात बराबर। तो इसको कहते हैं कि यदि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप हो गया तो सूत्र तो एक ही है, सिंगल फार्मूला। तो आपको ध्यान नहीं देना है, फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। यही फार्मूला एक ही है, बस कंडीशन दो, A1 B1 फिर A1 C1 B1 C1 या A2 B2 A2 C2 और B2 C2। तो सूत्र तो एक ही है, समरूपता का सिंगल फार्मूला, कंडीशन डबल। तो इसको आप नोट करेंगे दिमाग में। बाकी सवाल आइए देखते हैं, दो चार सवाल देख लिया जाए। किताब में वैसे 10 परमे बना दिया है, लेकिन परमे में पहले आप सवाल लगाना, परमे करके मैं सीखता रहूँगा क्योंकि एक बोझ बना रहता। पहले सवाल समाप्त हो जाए, फिर परमे को हम लोग एक दिन में 2 परमे 3 परमे खत्म होगा। 3-4 दिन लगेगा परमे बताने में, क्योंकि परमे को बढ़िया समझने के लिए 40 मिनट में 2 परमे अधिक से अधिक टाइम दे के समझाना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। पहले सवाल को लगा लिया जाए। चलिए 7.2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे एक फिगर बना दिया है। ये PQACB लिखा है, BC बराबर 8। मैं फिगर में ही लिख देता हूँ। BC बराबर 8, PQ बराबर 4, BA बराबर 6.5, AP बराबर 2.8, CAQ ज्ञात करना। CA ये है, CA x मान लेते हैं और AQ को y मान लेते हैं, यही हमको ज्ञात करना। तो अब देखिए लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, यही सब चीज़ दिया है। एक चीज़ और दे दिया है कि त्रिभुज ACB, देखिए टेढ़ा वाला साइन बनाया है, त्रिभुज APQ। तो यही हमारा महत्वपूर्ण चीज़। अगर ये नहीं दिया होता तो फिर हम समरूपता लगा ही नहीं पाते, पहले ही दे दिया समरूप है। तो अब हल में एक लाइन में ही हमारा सवाल बन जाएगा। हम लिखेंगे, चूँकि पहले किताब का कंडीशन लिखेंगे कि ये समरूप है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, इसलिए वही कहानी। अब कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखने का तरीका, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। एकांतर अंतर कोण से आप पढ़े होंगे,
कि दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है, तो ये कोण एक लाइन के इधर का, एक लाइन के इधर का, एक लाइन के ऊपर की ओर, एक लाइन के नीचे की ओर। देखिए ये लाइन थोड़ा सा मैं आगे पीछे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इनको एक तिरक रेखा काट रही है, ये लाइन पैरेलल है तिरक। देखिए लाइन के नीचे वाला एक लाइन के ऊपर वाला, इसको कहते हैं एकांतर अंतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर अंतर कोण। तो ये कोण इस कोण के बाद ठीक इसी तरह से ये भी तिरक रेखा काट रही है इन दोनों में। तो ये जो एंगल अगर फाई होगा तो दिस इज आल्सो फाई, ये भी फाई होगा। आइए शीर्षाभिमुख से बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? शीर्षाभिमुख से। दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। तो आपने क्या देखा कि इस त्रिभुज का तीनों कोण, इस त्रिभुज का तीनों कोण आपस में इक्वल है, इसीलिए समरूप पहले दे दिया है, तो इक्वल होगा ही होगा। चलिए अब हम लोग भर दिया जाए। क्या भरेंगे? तो हम एक त्रिभुज की भुजा ऊपर पहले आँख मूंद के लिख लेते हैं। पहले हम यही सिस्टम, यहाँ क्या लिखा है? AC/BD। तो AC/BD यही है, तो हम लिखते जा रहे हैं। AB लिख दिए, एक भुजा AB हो गई, एक BC हो गई, फिर एक CA हो गया। बिना सोचे समझे सोचते हैं नीचे वाले, ऊपर नहीं सोचते हैं, नीचे वाले सोचेंगे। क्या सोचेंगे? अब दूसरे में आएंगे PQ में। तो AB के संगत AP में कौन होगा? तो देखिए AB इसमें किससे है? थीटा से अल्फा से। थीटा से अल्फा से AB जुड़ा हुआ है, तो इसमें थीटा अल्फा से कौन जुड़ा है? AQ है। यही आपको डिसाइड करना होता है कि क्या लिखें नीचे। तो हम पहले यहाँ देखेंगे कि जो हमने लिखा AB किससे कनेक्ट है? तो अल्फा से थीटा से। यही तो AB है, अल्फा थीटा। तो इसमें अल्फा थीटा से कौन कनेक्ट है? तो ये AQ कनेक्ट है। अब आइए BC की बात करें। BC किससे कनेक्ट है? फाई थीटा। फाई थीटा, इसमें फाई थीटा कौन है? PQ है, तो PQ लिख देंगे। CA किससे कनेक्ट है? फाई अल्फा, इसमें फाई अल्फा AP। तो अब यही महत्वपूर्ण होता है नीचे वाला लिखना। अब मान भरना शुरू करेंगे। मान भर दीजिए। AB को क्या लिखना है? 6.5। AQ को क्या लिखा है? तो AQ हमारा है 2.5। चलिए BC को क्या लिख दिया जाए? 1 दिया है। PQ क्या दिया है? 4 दिया है। CA कितना है? CA X है। AP कितना है? 2.5 है। एक Y माने है, Y कहाँ लिखे? AQ अल्फा थीटा। चलिए AQ, तो AQ को 2.5 नहीं Y। अब एक बार इसको लेंगे, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। एक बार इसको लेंगे तो लिखेंगे 6.5/y = 8/4, यानी कट के 2 हो गया। 2 को 2/1 लिख देंगे। तिरछे तिरछा गुणा करेंगे तो 2y = 6.5। ना y = 6.5/2। 650 के आधा 325, 3.25 सेंटीमीटर। अब एक बार इसको लेंगे तो लिखेंगे 8/4 = x/2.5। ये 4 दूना 8 कट गया। 2/1 = x/2.5। तिरछा गुणा x = 2.5 × 5 सेंटीमीटर। तो XY की वैल्यू ये निकालना था हमको। XY ही था CA और AQ। तो ये बड़ी आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब लगा लेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7वां भी लग जाएगा, 8वां, 9वां, 10वां भी लग जाएगा, 11, 12, 11 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, 12वां आप लोग कर लेंगे। 17वां भी लग जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग 7.2 में हमने एक सवाल आपको बता दिया। इसके आधार पर आप 1, 2, 3 ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एक टाइप के सवाल हैं, 6, 7, 8 और 9 वो एक टाइप के सवाल हैं। आप इसमें मैक्सिमम सवाल वो कर लेंगे, कुछ सवाल बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।